जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का नमन, आप सभी का स्वागत करते हुए अपने इस लाइव टीवी में, लोकतंत्र लाइव टीवी पर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं। और फाइनली, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों के सामने अपने वादे के अनुसार रोज 10 बजे आपसे मुलाकात होती है। आपके बीच हम आते हैं, अपने विचार रखते हैं इस लोकतंत्र लाइव टीवी के प्लेटफॉर्म पे। हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, आपका लोकतंत्र लाइव टीवी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उनके सारे वीडियोस लोकतंत्र टीवी पे जो भी अपलोड हो आपको मिलता रहे, और कम से कम हमारे एक वीडियो रोज आपको मिलते रहेंगे, हमसे आप जुड़ते रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों, जैसा कि हमेशा से कहते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा आपका अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए विषय पर आते हैं कि हम किस विषय पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से जो अनुरोध करता हूं कि दोस्तों अधिक से अधिक इसे पहले अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे ये बातें लोगों तक पहुंच सकें। आप जानते हैं, जो चीजें खबरों में नहीं होती, न्यूज चैनल्स नहीं चलाते, या जो बोलने का साहस, जिस विषय पर बोलने का साहस दूसरे लोग नहीं कर पाते, वो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा पहुंचाते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि रोज 10 बजे आपसे, आपके बीच अपने विषय को लेकर आते हैं, आते रहेंगे दोस्तों। और अब आते हैं हम उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर आज आप लोगों से बात करनी है। तो दोस्तों, आज की जो बात है, आज तो बजट आया है। बजट की बात जितनी भी है, बजट में जो भी मैं आपको बताऊंगा, आप सुबह से ही दूसरे चैनल्स, सोशल मीडिया और इन सबको देखते रहे होंगे, तो जो मैं आपको बताऊंगा आपको सब कुछ नया रहेगा। जो अभी इवन मतलब जो राष्ट्रवादी चैनल्स हैं या राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, मैंने अक्सर नाम लिया करता हूं, वैसे अगर बजट को पूरी तरह से डीपली समझने की जरूरत है तो आप एनडीटीवी पर रवीश कुमार का जितने भी प्रोग्राम्स, आज तो उसने 1.5-2 घंटे तक का प्रोग्राम किया, आधे घंटे का एक बार, फिर 1.5 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा का एक बार, तो उसको एक बार अगर आप थोरोली देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बजट में था क्या और है क्या। अब आता है सवाल, आज मैंने जो डाला है अपने टाइमलाइन पे की, और पोस्टर भी डाला था लोकतंत्र टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे, कि हम आपको किस विषय पर आज आपको बताऊंगा, किस विषय पर आपसे आज बात करूंगा, इसको लेकर के मैंने पोस्टर भी डाला था। उसमें कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो आज मैंने क्या डाला था पहले वो मैं बता दूं, बड़े इत्मीनान से और बड़े प्यार से। आप हमेशा जुड़ते हैं, हमेशा देखते हैं और समझते हैं, हमारी बातों को प्यार देते हैं, हम आपका इसीलिए अभिवादन करते हैं। आपके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम ऐसे आदमी नहीं है जिनको कोई टीवी चैनल वाला बुलाए, अपने डिबेट में बिठाए, या मेरी काबिलियत वो नहीं है, और या उनको मुझसे इतना डर लगता है कि वो अपने टीवी चैनल पे बिठा लेंगे तो उनके टीवी चैनल को बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये बात सच है। और जैसा कि आप जानते हैं
कि जब मेरी बातों से सरकार परेशान हो जाती है, जब मेरी बातों से सरकार को डर लगने लगता है, जब मेरी बातों से मोदी जी डरने लगते हैं और डर करके मुझे जेल तक पहुंचा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बातें कैसी होंगी। बातें पते की, मुद्दे की, जिसको आज मैंने टाइमलाइन पे पहले आपको शेयर किया था। इस मोदी के अमृत काल में निर्मला सीतारमण जी आज एक अमृत महोत्सव और अमृत काल का नाम दिया कि यह अमृत काल है। अब अमृत काल है, अब इस काल है, इस पर तो आगे बताएंगे। और वैसे भी अगर आप हमारे मनमोहन मिश्रा के नाम से जो पेज है उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि अमृत काल और इस अमृत काल के पीरियड में कितने, कैसे, क्या मैंने डाला है, कितने फोटोज और पोस्टर्स डाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि सचमुच हम अमृत काल से गुजर रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण ने जो जुमले, जो लक्ष्यदार जुमले कभी नरेंद्र मोदी छोड़ा करते थे, उसी जुमले में से एक दो शब्द निकाल करके निर्मला सीतारमण ने भी आज बजट पेश करते समय कुछ बोला, जिसमें एक बहुत ही अविस्मरणीय शब्द उन्होंने कहा कि ये अमृत काल है। अब बात तो इस व्याख्या तो उसकी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है इतने बड़े देश की क्या है वो, तो देश की क्या कहते हैं यार, ये बजट मंत्री हैं। सब मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सब कुछ भूल जाता है, एक ही लगता है वित्त मंत्री हैं, तो एक ही लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बाकी और कोई है भी या नहीं। तो ऐसे बजट वगैरह ऐसा कुछ जब समय आता है, जब पता चलता है कि ये भी कुछ है। तो आज बजट में निर्मला सीतारमण भी हैं, कुछ अभी तक हैं। मैं ये थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, इसीलिए मैं उनका वो किस पोस्ट पे है यही सोचने लगा और ढूंढने लगा। लेकिन जब उन्होंने बजट पेश किया तो मतलब समझ में आ गया कि वो वित्त मंत्री ही हैं और कुछ नहीं है। तो इस मोदी के अमृतकाल में मोदी के बजट का, मैंने आज जो टैगलाइन लिखा था, मोदी के बजट का बजट, मोदी के बजट का बजट, अब समझ लो, बजट का बजट। एक बजट होता है जो उन्होंने प्रस्तुत किया और दूसरा बजट होता है कि कितना किसको दिया, मतलब कहां कैसा जाएगा। तो मैंने जो आज समझाने आपको अपने टाइमलाइन पे डाला था कि मोदी के बजट का बजट क्या, पहला सवाल कितना, दूसरा सवाल और तीसरा था किसके लिए। इन तीनों सवालों की व्याख्या करेंगे आज, क्या, कितना और किसके लिए। आप जानते हैं कि मोदी के बजट में क्या, किसका, कितना, क्या, कितना और किसके लिए, अगर जब ये आप ढूंढने चले जाएंगे, आप ढूंढने लगेंगे, तो आपको दो ही नाम सामने आएंगे, अडानी और अंबानी। अब ये मत समझ लेना कि मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं तो ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने इस आधे घंटे के या 1 घंटे का जो भी मैं आपके बीच रहूंगा, इसमें मैं ये साबित कर दूंगा कि बजट का निर्मला सीतारमण ने जितनी भी बातें कही है वो मैंने यहां नोट करके रखी हैं और उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा और उसमें मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जितना भी इस बजट में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। यह मैं साबित कर दूंगा। आप अंत तक ये बात मान लेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बड़े बड़े धैर्य से इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि बजट में बजट का बजट क्या, कितना और किसके लिए। मैंने आपसे भी सुझाव मांगा था कि आप क्या मानते हैं और आप क्या समझते हैं, अपने सुझाव भी लिखिए। कुछ लोगों ने 1-2 कमेंट्स जो भी डाला है मैं उसको आपको बता दूं।
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उसको हमेशा आपके सामने रखता हूं। तो एक रियाज अहमद भाई हैं, उन्होंने लिखा है, एक किसी का विजेंद्र सिंह का एक ट्वीट उन्होंने पोस्ट कर दिया है सीधा इसमें, और वो बड़ा मजेदार है। भाई चुपचाप मान लेना, इस ट्वीट में लिखा है विजेंद्र सिंह के, जिसे रियाज अहमद ने पोस्ट किया है क्वेश्चन में, कमेंट में, कि भाई चुपचाप मान लेना कि बजट अच्छा है, वरना 2000 करोड़ विज्ञापन में यह बताने के लिए खर्च कर दिया जाएगा कि बजट बहुत अच्छा है। तो एक पक्ष तो यह है, उन्होंने बहुत चुटीली बात कही है और सही भी बात कही है कि बजट में जो भी है हमको मान लेना चाहिए, क्योंकि जब अमृतकाल चल रहा है तो कोई देवपुरुष ही इसको चला रहा होगा। ये समय जब अमृतकाल है तो निश्चित ही इस समय जो सत्ता पे बैठा है वो कोई देवपुरुष ही है। हमको आपको तो ये मानना पड़ेगा ना, दूसरा क्या मान सकते हैं आप बताइए। तो देवपुरुष कौन है? हमारे मोदी जी हैं। तो अब इसमें भी ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनके जो उन्होंने कह दिया उसको मान लो, नहीं मानोगे, बजट अच्छा है मान लो, नहीं मानोगे तो उसको मनवाने के लिए 1000-2000 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया जाएगा एडवर्टाइजिंग में। क्या फायदा? इससे अच्छा है कि मान लो। लेकिन क्या करें, हम खुराफाती हैं, बिना बखिया उधेड़े चुप नहीं रह सकते, तो हम तो चुप नहीं रहेंगे, उखाड़ेंगे, बखिया उधेड़ेंगे। अब वो भले ही 2000 करोड़ खर्च कर दे, कम से कम पब्लिक भी तो देखे। पंजाबी लिखते हैं मोदी दलाल है इन सबका, बिल्कुल सही बात है। और ओला मार्टिन करके लिखते हैं, अरे भाई बेरोजगारी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, ठेंगा दिखाया गया है। तो बेरोजगारी के लिए बजट में क्या रहेगा? मेरे दोस्त, आपने लिखा है बेरोजगारी के लिए बजट में, बेरोजगारी के लिए रहेगा क्या? बेरोजगारी मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे प्रधानमंत्री खुद बेरोजगार हैं, वो खुद अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो खुद इसी संशय में मरे जा रहे हैं बेचारे, खुद इसी संशय में दिन रात दुबले होते जा रहे हैं कि कब अडानी अंबानी कब हमको उठाकर फेंक देंगे, कब किसी और को चुन लेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले हैं, लेकिन इसके पीछे जो बैठे हुए हैं, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को कहा जा सकता है तो अडानी अंबानी है, और उन्होंने ही ये बजट बनाया है। तो वो आपके लिए कहां से बनाएंगे? और रोजगार की बात कहां से करेंगे? रोजगार है ही नहीं। अब रोजगार है नहीं, उस बारे में भी मैं आपको अपने इसकी जब व्याख्या करूंगा तो आपको बता दूंगा, वो भी मैं पूरी तरह से आपको साबित करके बता दूंगा कि कहीं भी कुछ नहीं है। तो रोजगार का नाम लेना वो ले भी नहीं सकते, लेंगे क्या? मोदी कैसे मिलिट्री लगाकर देश को कब्जे में लेगा? ये बिल्कुल सही बात है। मतलब अब वो धीरे धीरे समय आ रहा है जब लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अब वो धीरे धीरे समय आ रहा है जब पूरी तरह से पूरे देश को, अब उस विषय पर कभी हमेशा बोलते हैं, कभी और बोलेंगे मेरे दोस्त। बिपिन रावत की मौत के बारे में इन्होंने पूछा है, तो बिपिन रावत की मौत, अब नरेंद्र मोदी के पास अगर पेगासस है तो किसी भी इस तरह के आदमी की, मतलब जो देश के लिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, अगर उसकी मौत हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मोदी तो इन्वॉल्व हैं। अगर उनकी मौत साजिश है तो उस साजिश में नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो साजिश नहीं है, अगर दुर्घटना है तो ठीक है, तब दुर्घटना है, तब मतलब उसमें नहीं इन्वॉल्व है, ये हम मान सकते हैं। दोनों में से यही एक बात मानी जा सकती है। अब दोस्तों, अभी जो चल रहा है, कुछ लोग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, सब लोग जुड़ रहे हैं। हम आपके भी कमेंट्स को बीच बीच में लेते रहेंगे, जैसे जैसे बीच बीच में समय रहेगा, जैसे जैसे देखते रहेंगे। और मेरे बहुत बड़ी भाई बद्रीनाथ राउत और हनन एसके जी और शुगनेश्वरी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं।
तो ठीक है, जब सवाल आएंगे तो उनका जवाब हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज बजट पर, तो अगर बजट में यह कह दिया गया निर्मला सीतारमण जी द्वारा कि यह अमृतकाल चल रहा है, तो फिर बजट की व्याख्या बचती नहीं है। आप बजट की क्या व्याख्या करेंगे? अगर जैसे अगर ये कह दे, निर्मला सीतारमण जी ने क्यों नहीं कहा पता नहीं, उनको कहना चाहिए था कि राम राज्य चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रचार कर रही है कि राम राज्य चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर अभी दरवाजे पर पहुंचा है भारत राम राज्य के, तो थोड़ा बहुत धक्का देना है, या पहुंचने वाला है, या पहुंच जाएगा, ऐसा मतलब उनका इंडिकेशन है, ऐसा वो चाहते हैं कि आप मानो। तो जब राम राज्य चल रहा है तो अमृतकाल ही चलेगा। ये तो निश्चित है कि राम राज्य का मतलब ही अमृतकाल हो गया। अभी किस मामले में निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल कहा मैं तो नहीं जानता। 7 साल में कब से वो गृह मंत्री है मुझे ये भी याद नहीं है। लेकिन इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक देश हंस नहीं सका है। देश हंसने के लिए तरस गया है मेरे दोस्त। देश खुश होने के लिए तरस गया है, देश खुशी मनाने के लिए तरस गया है। देश तो मौत का तांडव, किसी न किसी बहाने से मौत 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 बिखरी पड़ी है। और आपने देखा लोगों के घरों में मौतें हुई, यहां तक कि लोग अपनों का दाह संस्कार तक नहीं कर सके। जाने अनजाने लोगों ने अपनों से मुंह मोड़ लिया, अपनों का मुंह तक नहीं देखने दिया गया, लोग अपनों को देख भी नहीं सके। यहां तक कि ऐसे खबरें आए, ऐसे प्रमाण सामने आए कि उनकी किडनियां निकाल ली गई, उनके शरीर के अंग निकाल लिए गए। तो ये साजिशें नहीं थी तो क्या थी? और अगर साजिशें थी तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको पता होगा कि क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की मॉक ग्रिल किया गया उसको, कि भाई ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो लोग मरेंगे, ऐसा एक करके उसके अंदर 20-22 लोगों को मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इंसानों को कुत्ते बिल्ली की तरह मार दिया गया। तो इसे अमृतकाल, रामराज्य या विषकाल कहेंगे, अब ये आम जनता के ऊपर निर्भर है। आम जनता क्या सोचेगी, क्या कहेगी, ये तो उसको सोचना है, उसके अपनी सोच पर है, उसके अपने IQ लेवल पे है, उसके अपने समझ के आधार पे है कि वो क्या सोचेगी और क्या कहेगी। लेकिन इस अमृतकाल के बजट की चर्चा अगर हम करने लगे तो बजट में कुछ बातें जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सामने आई हैं उसको मैं पहले बता दूं। तो उसमें यह समझिए, निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट के भाषण में कहा कि GST रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, GST का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। अब इसको समझिए मेरे दोस्त, ये रिकॉर्ड कलेक्शन जो GST का हुआ है वो कोई अडानी अंबानी ने नहीं दिया है, वो हमने और आपने दिया है। अगर हमने ये और आपने ये पेन खरीदा होगा तो भी GST पे किया है। और वही कलेक्शन जिसको रिकॉर्ड कलेक्शन की बात कर रही हैं सीतारमण जी, हमसे और आपसे हर छोटी चीजों बड़ी चीजों पर GST के कलेक्ट किया गया है। अब यहां रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद भी अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास जो GST गया हमारे आप और आपसे वसूली करके लेकर के, वो भी उन तक पहुंचा, माने सरकार तक जो पहुंचा है उसमें भी आधा तिहा हुआ है, उसमें भी गोलमाल हुआ है, उसमें भी पूरा GST सरकार को यानी सरकार के खाते में नहीं गया है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर अडानी को 1000 करोड़ GST पे करना है तो क्या करेंगे? वो 500 करोड़ पे कर देंगे, 500 करोड़ एक ट्रस्ट को दान कर देंगे और उस ट्रस्ट में से 250 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे और 250 करोड़ फिर से अपने खाते में वापस ले लेंगे।
ट्रस्ट तो ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक इसीलिए बनाया जाता है, आप जानते हैं। तो हमारे और आपके दिए जो जीएसटी है वो भी सरकार तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। तो थैंक्स कहना चाहिए हर आम आदमी को, निर्मला सीतारमण जी को, जीएसटी कलेक्शन के लिए। थैंक्स भिखारी को भी कहना चाहिए, थैंक्स उस वेश्या को भी कहना चाहिए जो अपना शरीर बेचकर अपने परिवार को चलाती है, फिर भी वो जीएसटी पे करती है। थैंक्स उस लूले लंगड़े आदमी को कहना चाहिए जो किसी न किसी तरह से अपनी जीविका चलाता है। थैंक्स उस गरीब को कहना चाहिए जो झोपड़ियों में रहता है या सड़कों के किनारे पुलों के नीचे रहता है। थैंक्स उनको कहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब थैंक्स 0 टू मध्य वर्ग या अडानी तक सबको एक साथ कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अडानी जितना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये बिस्किट है, अब इस पे जीएसटी जो हम पे किया है यही जीएसटी वो भी पे करेगा, अडानी भी पे करेगा, इससे ज्यादा नहीं देगा वो। और यही जो भिखारी है ना वो भी वही जीएसटी देगा, उतना ही देगा। तो जो एक आम आदमी गरीब भीख मांगकर अपना पेट चलाता है, जितना जीएसटी पे करेगा, जितना टैक्स पे करेगा, वही अडानी भी पे करता है, वही अंबानी भी पे करता है। उससे ज्यादा वो बिस्किट खरीदेगा तो 5-10 रुपए का 20 रुपए में नहीं खरीदेगा, वो भी इतना ही में खरीदेगा और इतना ही का जीएसटी देगा। और जो डायरेक्ट टैक्स, इसको मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है, यही अडानी अंबानी भी देता, अपने घर से एक पैसा टैक्स के रूप में नहीं देता। जो टैक्स देने के लिए उसके पास आता है उसमें भी चोरी कर लेता है। तो पहला उन्होंने जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन के लिए जो धन्यवाद कहा उसकी व्याख्या। दूसरी बात, सीतारमण जी ने कहा कि डिजिटल करेंसी लाएगी आरबीआई। इसका अर्थ समझिए, डिजिटल करेंसी आरबीआई लाएगी, तो आरबीआई क्या लाएगी? डिजिटल करेंसी अडानी लाएंगे, वो अडानी हाउस से जारी होगा। यानी अब करेंसी भी अडानी अंबानी कंट्रोल करेंगे। वैसे भी पूरे देश की इकोनॉमी पे वही कंट्रोल कर रहे हैं, यानी करेंसी भी अब अडानी अंबानी ही चलाएंगे। वैसे भी नोटबंदी के जमाने में आपने देखा होगा कि पेट्रोल बैंकों से और बिग बाजार से आपको नोट मिल रहे थे, नोट दिए जा रहे थे। किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन बिग बाजार पे भरोसा था। और बिग बाजार के बारे में अगर आपको बता दूं, किशोर बियानी ने इसको शुरू किया था, लेकिन बाद में ये मेरा जहां तक ख्याल है, मैं जहां तक जानता हूं कि ये अब वॉलमार्ट के अंडर में आ चुका है। मतलब वॉलमार्ट इसको खरीद चुका है। वॉलमार्ट और एक और संस्था है चाइना की, वो अलीबाबा और वॉलमार्ट दोनों ने मिलकर के खरीद लिया है। तो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वो नोट बांट रहा था भारत में। खैर, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि उस समय कितने गोलमाल कैसे कैसे हुए, उस पर तो कभी भी कई बार बोल चुके हैं, कभी फिर और जरूरत पड़ी तो बोलेंगे। तो डिजिटल करेंसी की बात, यानी अब सरकार नोट भी नहीं छापेगी, अब सरकार के पास वो भी नहीं रहेगा। सरकार सिर्फ पीएमओ हाउस में बैठकर, यानी संसद में बैठकर, पीएमओ हाउस में बैठकर, विधायिका में बैठकर मतलब अय्यासी करेगी। उसके पास कोई काम, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वैसे भी अभी भी कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय तो एक नाम का है। वैसे भी मैंने एक व्यंग में कहा था कि अभी आगे अगर पीएमओ हाउस भले ही सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, कभी कभी आएंगे तो नरेंद्र मोदी को उठने बैठने सोने के लिए जगह चाहिए, दिल्ली में भी जगह होनी चाहिए, वरना ये खुद शिफ्ट कर जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे तो शिफ्ट कर जाएंगे गुजरात, और अडानी हाउस
कोई होगा जहां ये बैठा करेंगे और वहीं से देश को चलाया करेंगे, यानी राजधानी भी अब शायद गुजरात ही बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आगे लोगों को उसमें भी खुशी होगी और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम लोग तो उसके लिए भी ताली बजाएंगे कि हमारे नरेंद्र भाई ने कितना बड़ा दिल दिखाया, देखिए दिल्ली को गुजरात पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया कहेंगे, अरे नहीं नहीं गुजरात मत कहिए, उसको चोरों की नगरी मत कहिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि मतलब सारे चोर जो हैं, सारे गुजराती चोर मैं नहीं कहता, सारे चोर गुजराती है ये मैं कहता हूं। तो सारे चोर जो गुजराती हैं तो उस नगरी में नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि देखिए वहां तो वो कोई मंदिर भी है वहां ना बहुत बड़ा, जिसको इन लोगों ने मिलकर के लुटवाया था और लूटा था, हिस्सेदारी ली थी, क्योंकि वहां हीरे जवाहरात थे। सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ के मंदिर में के लूट में ये सभी साझीदार थे। आप जानते हैं वैसे किस तरह के होते हैं, ये लूटते हैं, लुटवाते हैं, हिस्सेदारी लेते, इनको हिस्सा दे दो तो ये कुछ भी लुटवा देंगे, कुछ भी लूट लेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी को हिस्सा मिल गया, आप प्रधानमंत्री बनो, रहो चुप रहो, बाकी हमको देश लूटने दो। वो हो रहा है, अडानी अंबानी वॉलमार्ट अमेरिका चीन मिलकर के पूरा देश लूट रहा है और लूटने दे रहे हैं। मिला क्या नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई है, बस इतना ही। देखिए इतने छोटे से कमीशन, प्रधानमंत्री की कुर्सी, इतने से छोटे से कमीशन पर नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, आपको बेच दिया, आपकी अस्मिता को बेच दिया, आपकी मर्यादा को बेच दिया, अपने इतिहास को बेच दिया। आप समझो, मैंने बार बार उठाता हूं ना कि चीन को क्यों नहीं बोल पाता। चीन सब अभी कभी आपने नरेंद्र मोदी जब से शी जिनपिंग आए थे उस समय चीन का नाम लेकर कहा करते थे, चीन हमारा भाई है, चीन हमारी रिश्तेदारी है। पता नहीं कौन सा गए थे एक बार तो रिश्तेदारी भी जोड़ के आए थे, पता नहीं कौन सा, कि यहां कुछ ऐसे ही है, मुझे वो वाकया याद नहीं क्या बोला था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन एक रिश्तेदारी जोड़ के आए थे, वहां से भी एक रिश्तेदारी करके आए थे। वो जहां जाते हैं वहां रिश्तेदारी बना लेते हैं, तो उसी तरह से चीन से भी रिश्तेदारी करके आए थे। अब चीन जब भारत में गांव बसा रहा है, तब से लेकर जब से गलवान घाटी की घटना हुई है, तब से कोई भी एक वाकया आप निकाल करके कोई भी दिखा दे कि नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द कहा हो। चीन शब्द का उपयोग नरेंद्र मोदी ने करना छोड़ दिया है। इतने कायर हैं आपके प्रधानमंत्री, इतने डरते हैं आपके प्रधानमंत्री कि कहीं चीन बुरा ना मान जाए। अगर मैं चीन का नाम लेकर के कुछ और बातें भी कहूं तो कहीं चीन इसको यह ना समझ ले कि मैं उसके विरोध में बात कर रहा हूं, इसलिए चीन का नाम ही नहीं लेते। भाई कम से कम चीन की कहानियां ही तो सुनाते थे, चीन की रिश्तेदारियां ही बताते, कुछ तो कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। गलवान घाटी की घटना के बाद से आप अगर नरेंद्र मोदी के बयानों में कहीं भी, उस नरेंद्र मोदी के बयानों में जो नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहा करते थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए, प्रधानमंत्री तब नहीं थे, तब दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए थी, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए था। चलिए, चीन को लाल आंखें दिखाने वाली बात पर कभी भी उन्होंने, अब कम से कम गलवान घाटी की घटना के बाद से तो उन्होंने चीन शब्द ही भूल गए, मतलब अपनी डायरी से निकाल दिया है। जैसे ही वो टेलीप्रॉम्प्टर पे देखते होंगे कि मतलब पहले से ही सजेशन होगा कि भाई देखिए कहीं चीन शब्द ना आ जाए। चीन आया तो शी जिनपिंग है, मुझे बुला करके कूटेगा एकदम बंद करके अंदर कमरे में। कितना डरते हैं आपके प्रधानमंत्री। मैंने कल कहा था ना कि एक हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ कायर भी हैं। अगर कायर नहीं होते तो गलवान घाटी के बाद तो ललकारना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था, घुस के मारने वाली बात करनी चाहिए थी जो पाकिस्तान को कहा करते हैं, लेकिन उसका तो नाम ही नहीं लेते। चीन शब्द, चीन, अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच पे कहीं भी नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का इस्तेमाल किया हो, कोई भी भाई अगर मुझे ऐसा दिखा दे तो मैं उसको नमन करूंगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मेरे भाई, मेरे पास क्या है, मैं उसको क्या उसको शर्त लगाऊं, लेकिन कम से कम उसको नमन जरूर करूंगा कि उसने चीन
नरेंद्र मोदी ने कभी चीन का नाम लिया है। तो दोस्तों, और चलते हैं थोड़ा और आगे। डिजिटल करेंसी की बात अभी मैंने बताई। निर्मला सीतारमण ने एक और बात कही। उन्होंने कहा हाईवे के नेटवर्क का विस्तार होगा। अब उसको सुन लीजिए। मैंने इसीलिए आपको पहले यह कहा था, आज जो टैग लाइट डाला था उसमें डाला था क्या, कितना और किसको। तो क्या यानी अब देखिए, यहां हाईवे के नेटवर्क का विस्तार होगा। अब सरकार पैसा लगा करके हाईवे बनाएगी, यानी रोड बनाएगी, ठीक है। सरकार पैसा लगा करके हाईवे बनाएगी। पैसा, उस हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देगी। अडानी उसको सरकार से पैसा लेकर बनाएंगे। बात को समझिए, थोड़ा गंभीर विषय है। अबे इसके अगले शब्द को सुनते ही आपको गड़बड़ हो जाएंगे। तो अडानी, जो जैसा कि आपने सुना है कि बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, वहां जमुना एक्सप्रेस हाईवे, पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस हाईवे, यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और वो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो अडानी को ये हाईवे बनाने का सरकार पैसा दे करके अडानी को ठेका दे देगी, अडानी उसको बनाएंगे, ठीक है। और बनाते ही उसके बाद 10, मतलब अगर समझ लो, हम एक एग्जाम्पल कहते हैं कि 10 रुपया खर्च हुआ अगर रोड को बनाने में। अब 10 रुपए को 10 लाख करोड़ मान लो अगर 10 लाख करोड़ खर्च हुआ वो रोड बनाने में, तो पहले तो अडानी भाई ठेका से कमा लिए उसको बनाने में, और फिर वो 10 लाख करोड़ का जो हाईवे बन के तैयार हुआ, तो वो 10 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ में मोदी जी उसे भी अडानी भाई को ही बेच देंगे। अब सोचिए, 9 लाख करोड़ का फायदा तो सीधे से पहले तो वो बनाने में कमाए, दूसरे खरीदने में 9 लाख करोड़ का उनको फायदा हो गया। 9 लाख करोड़ का सामान 1 लाख करोड़ में अडानी भाई ले लिए, उनको दे दिए, और वो भी 1 लाख करोड़ अडानी भाई नहीं देंगे, उनके बाप का माल थोड़ी है। अडानी भाई नहीं देंगे, अडानी भाई की तरफ से बैंक देगा। वो 1 लाख करोड़ माल अडानी का हो जाएगा, पैसा सरकार का लगेगा। सरकार का जब पैसा लगेगा तब भी हमारा आपका पैसा लगेगा। जब अडानी भाई खरीदेंगे 1 लाख करोड़ दे करके, तब भी बैंकों से पैसा जाएगा, तब भी हमारा आपका पैसा जाएगा। अडानी भाई का कुछ नहीं लगेगा। अडानी भाई का तो बस इतना ही लगेगा कि मोदी से कितनी रिश्तेदारी प्रगाढ़ है, बस इतना ही उनका लगना है, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं लगना है। या यूं कह सकते हैं कि अडानी भाई इज द सुपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अब मैं निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम जी, अगर फाइनली अडानी भाई को ही देना है 10 लाख करोड़ लगाकर, 1 लाख करोड़ में अगर फिर से अडानी भाई को ही वो हाईवे समर्पित करना है, उनको हैंडओवर करना है, देना है, तो पहले से ही दे दीजिए, वही बना लें। सरकार का मतलब टैक्स का पैसा, यानी हम और आप जो गरीब टैक्स दिए हैं सरकार को चलाने के लिए, तो उसमें से पैसा दे करके हाईवे बनाओगे, हाईवे बनाकर फिर उसको औने पौने दाम में उसी अडानी भाई को बेच दोगे। इतनी बड़ी धोखाबाजी क्यों कर रहे हो यार? खैर, इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा टेक्निकल दिमाग, जो मैं बात कह रहा हूं वो न्यूज वाले जल्दी नहीं कह पाएंगे, उनको तो पिछवाड़ा पड़ जाता है मतलब बोलने से। तो इतना बड़ा टेक्निकल दिमाग तो एक गुजराती प्रधानमंत्री को ही हो सकता है। यानी क्या कहते हैं, नरेंद्र भाई ने कहा है, मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र भाई ने कहा है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो व्यापार करना अगर को सीखना है तो नरेंद्र भाई से सीखो। 10 लाख करोड़ खर्च हुआ, वो भी आपका पैसा, आम आदमी का पैसा, उनके बाप का थोड़ी है। तो आम आदमी का पैसा, आपका पैसा टैक्स के रूप में जो दिया, उसमें से 10 लाख करोड़ खर्च करके हाईवे बनाया गया देश में, और उस 10 लाख करोड़ के हाईवे को 1 लाख करोड़ में, 9 लाख करोड़ का छूट अडानी भाई को देकर 1 लाख करोड़ में अडानी भाई को बेच दिया गया। अडानी भाई को 1 लाख करोड़ में मिल गया, माने 90% फायदा
उठा लिया नरेंद्र भाई, अरे अडानी भाई ने। अभी कौन है, मतलब इस देश को चला कौन रहा है, अडानी, अंबानी या फिर नरेंद्र मोदी? यह सवाल उठता है। दूसरी चीज, एक और निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, मुझे उस पर शंका हो रही है कि कहीं कुछ और, कहीं कोई बात और तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, या मेंटल हेल्थ टैली प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मुझे इस बात से एक संशय उभर रहा है, डर लग रहा है कि कहीं सरकार का जो देश को पूरा पागल बनाने का तो विचार नहीं है क्या आगे? क्योंकि मेंटल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी देश को, उसकी योजना के लिए पहले से ही तैयारी सरकार कर रही है। कहीं पूरे देश युवाओं को, क्योंकि वैसे भी वही हाल होने वाला है, जो युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो आज नहीं कल 18-20 साल के हो जाएंगे, जो ग्रेजुएशन घर बैठे भी या जैसे भी पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है, तो जो आने वाली पीढ़ी है करोड़ों करोड़ संख्या में हर साल बेरोजगारी के रूप में देश में आ रही है, जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार वोट देने के लिए कुछ लोग जाएंगे, हमारे देश के नौजवान। नरेंद्र भाई ने उनसे यह नहीं पूछा कि देश में पहली बार आप वोट देने जाओगे और हम आपको रोजगार दें या नहीं, हमारा दिया हुआ रोजगार आपको मिला कि नहीं, ये वो सब नहीं पूछा। उन्होंने ये कहा कि पहली बार जाएंगे। तो उनको पता है कि मतलब एक न एक बैच कुछ करोड़ की हर साल तैयार हो रही है, जो कि बेरोजगार तैयार हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हां, इतना याद है नरेंद्र मोदी को उनसे वोट लेना है, तो उनसे गुजारिश कर दी कि भाई आप वोट देने जाओगे तो हमारा ध्यान रखना, हमको ही वोट देना। इसके आगे मैंने अमृत महोत्सव, अमृत काल की बात आपको करी दी। मेरे दोस्त, अब आता है इस बजट की मूल भावना क्या है, इस बजट का मूल क्या है, मूल भावना इसमें, इसके मूल में क्या है वो आप समझिए। तो इस बजट में मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। जैसे 400 वंदे भारत रेल चलाने की बात की गई है। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इसे कहते हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इसकी बात की गई है, इस पर जोर दिया गया है, इस पर काम किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल उठता है कि रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड, ये चारों तो धीरे धीरे 90% तो अडानी भाई का हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी हो जाएगा। तो अडानी और अंबानी को जब ये बेचना है तो इसमें सरकारी पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इसमें सरकार की क्यों योजना, क्या योजना है इसमें? बजट में इसको प्रावधान करना, बजट से इसको एलोकेट करना, फंड्स देना, इसकी जरूरत क्या है? बाय द वे, अगर निर्मला सीतारमण जी से और नरेंद्र मोदी से पूछा जाए कि जब, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि रेल, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के यही साधन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल साधन, एक जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाना, ढोना, ये तो आप जानते हैं रेल पर धीरे धीरे अडानी भाई का कब्जा हो रहा है। पोर्ट धीरे धीरे, पोर्ट किंग हैं अडानी भाई। आपने देखा होगा, आपने बीच में सुना भी होगा कि 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, हीरोइन या पता नहीं वो मतलब ड्रग्स, उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो किंग ही मान लो ना, राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, मतलब किंग ही मान लो। तो पोर्ट किंग तो पहले से ही अडानी भाई है। रेल भी धीरे धीरे उनको दी जा रही है, एयरपोर्ट धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है, रोड भी धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है, बनाने के लिए और बनाने के बाद खरीदने के लिए। यही है ना, मतलब हर्रे लगे ना फिटकरी और माल चोखा होए। तो अगर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं, एक गुजराती प्रधानमंत्री है, दूसरा गुजराती उद्योगपति है, मिलजुल करके खा रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, ऐसे आप मान सकते हैं। तो रोड बने तो आपके पैसे से, सरकार बनाए
हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार बनाए, बेचना हो तो अडानी को बेच दे, वो भी औने पौने दाम में। तो फिर हमारे आपके पैसे को क्यों रोड बनाने में खर्च कर रही है? अडानी को ही बनाने दो ना। अच्छा, अब अडानी अंबानी रोड खरीद लेंगे, फिर उसके बाद उस पर टोल टैक्स वसूलेंगे। कहां कहां कमा रहे हैं अब सोचो। पहले तो उसको बनाने में अडानी भाई कमा लिए, फिर उसको खरीदने में मतलब कमा लिए, 90% का फायदा उठा लिए, फिर उसको चलाने में जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, जैसे टोल टैक्स भी वही वसूलेंगे, तो वो भी अडानी भाई के पास जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी के दिमाग में अडानी अंबानी यानी दो गुजराती 2/2 माने 4 के अलावा भी कोई भारत में रहता है, या गुजरात के अलावा भी कोई प्रदेश भारत में है? वैसे वोट मांगने के लिए तो है, अभी गए थे, नरेंद्र भाई कह रहे थे कि क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने 1857 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। तो मैंने पूछा था कल कि भाई 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों का योगदान तो था, लेकिन गुजरातियों का कितना योगदान था ये भी तो बता दो देश को। अब हमारी बात तो उन तक पहुंचेगी नहीं, हमको तो सिर्फ हमारी बात उन तक पहुंचेगी, वो सुनेंगे भी, और वो डर करके हमको जेल भी भेज देंगे। आपको समझ में आए ना आए ये बात अलग है, लोगों को समझ में आए ना आए ये बात अलग है। उनको तो समझ में आती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई जिस मेरी बात से डरते हैं नरेंद्र मोदी, जिस मेरी बात से डरते हैं, वो बात आपको समझ में नहीं आती, यानी आम आदमी को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? चलिए ये अलग बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात बजट में किया गया है। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए तो 5 किलो अनाज के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मिल रहा है, आप खाओ, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे यार, आत्महत्या कर लोगे परिवार सहित, बाकी तो भूल जाओ आप। हाँ, थोड़ा और अगर उससे ज्यादा और उत्साहित होते हो तो मंदिर बन रहा है, वहां जाकर के बाहर बैठकर भीख मांग लेना, काशी में है, वहां पंडा बन जाना, वहां भीख मांग लेना। मतलब आपके लिए रोजगार तो है नहीं, जब सरकार के पास रोजगार नहीं है तो आपको भीख ही मांगना है आगे चल करके, और तो कुछ करना नहीं है। बिजनेस तो अडानी अंबानी भाई करेंगे, या तो फिर 2-5 हजार रुपए की नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी नौकरी पर आते हैं, इसके बाद नौकरी पर आते हैं। तो उन्होंने जो इन चीजों का जिक्र किया है कि कहां वो सरकार खर्च करेगी, एलोकेट करेगी फंड को, और किस पर पैसा लगाएगी। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड, जो कि फाइनली बाद में अडानी को बेचना है, यानी पैसा भी वहां लगाएंगे जो एक गुजराती भाई के पास फाइनली जाना है, बेचना है। मैंने पहले भी बताया था मेरे दोस्त कि नरेंद्र भाई, अब कोई भी अगर आदमी किसी चीज को बेचना होता है तो पहले खाली करवाता है। चलिए, तो इन्हीं चीजों पर वो सरकार का ध्यान है, जिसका फायदा आज उसको बनाने में अडानी अंबानी को फायदा मिले, फिर उसको खरीदने में फायदा मिले, फिर उससे वसूली करने में फायदा मिले। तो बजट किसके लिए है अडानी अंबानी के अलावा, और किसके लिए आप बताओ। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो बोलो कि और किसके लिए है बजट में, और किसके लिए एक भी शब्द है या एक भी विषय है या एक भी प्रोग्राम्स है कुछ। एयरपोर्ट रेल चलाएंगी, कहती है 400 वंदे भारत रेल चलाएंगी, पर रेल तो पहले की चली हुई बंद है। अगर चलाएंगी तो वो भी तो अडानी को लेना है। पोर्ट किंग अडानी है ही है, एयरपोर्ट अडानी खरीद ही रहे हैं। रोड मैंने कहा कि पहले रोड बनाने के में फायदा कमाएंगे, फिर रोड खरीदने में फायदा कमाएंगे, औने पौने दाम खरीद करके फिर रोड से वसूली करने में फायदा कमाएंगे। तो ऑल इन ऑल बजट कुछ चोर गुजरातियों के लिए ही है, सीधी बात अगर कहा जाए तो। ऐसा ही है या गलत है? कुछ लोग बड़ी पार्टी वाले या कुछ लोगों को मैं देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं
तो बोलते हैं 100-150 लोगों के लिए बना है। कभी वो ये नाम खुल करके नहीं लेते कि कुछ चोर गुजरातियों के लिए है। सीधा बोलना चाहिए इस बात को। अगर आप बड़े हिम्मत से यह कह सकते हैं कि सारे आतंकवादी, सारे मुसलमान आतंकवादी हो ना हो, सारे आतंकवादी मुसलमान जरूर होते हैं, अगर ये कह सकते हैं हिम्मत से, तो आपको इतनी हिम्मत तो आनी चाहिए ये कहने के लिए कि सारे चोर गुजराती भले ना हो, सारे गुजराती चोर भले ना हो, लेकिन जितने चोर हैं वो गुजराती हैं। ये तो कई बार मैं बोल चुका हूं, कई बार साबित कर चुका हूं, कई बार आपके सामने रख चुका हूं, आप निकाल के देख लीजिए, बात सही है गलत। और आज भी वही चोरों की लड़ाई है। उन्हीं चोरों के लिए पूरा देश काम कर रहा है, आपकी संसद काम कर रही है। आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या कर रही है, आप बोलो। तो बजट में जो एलोकेशन है, मतलब बजट में जो फंड्स दिए जाएंगे, जो कुछ किया जाएगा, वो सब कुछ अडानी अंबानी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। चलिए कृषि विकास की बात कर लेते हैं। ग्रीनरी पर ध्यान दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो क्या एमएसपी या फिर एपीएमसी मंडी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एपीएमसी मंडी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबको अडानी भाई खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं, खरीद लिए हैं, खरीद लेंगे। तो उस पर खर्च किया जाने वाला पैसा सरकार का क्यों हो, हमारा आपका टैक्स का क्यों हो? अभी जब बेचना आपने निर्णय कर ही लिया है, जिस घर को बेचना है, तो हमारे पैसे से आप घर का रंग पोतन क्यों करवा रहे हो यार? दे दो ना अडानी को, अडानी अपना कर लेगा रंग रोगन, बाद में जो पैसा लगेगा लगा लेगा। बेचना ही है आपको। नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के लिए, आप अंदाजा लगाओ कि आपके पैसे से तो उसका रंग रोगन करवाएंगे, उसकी रंगाई पुताई करवाएंगे और फिर उसी को अडानी भाई को बेच देंगे मुफ्त में। यह तो गलत हुआ ना यार। भाई हमारे पैसे से, आप देश के पैसे से, आम आदमी के पैसे से, मैंने कहा कि वेश्या, गरीब, भिखारी सभी टैक्स देते हैं बेचारे, तो उनके पैसे से जो टैक्स मिलता है उससे आप उसका रंग रोगन करवाओगे और रंग रोगन करके और उसको ठीक ठाक करके अडानी भाई को बेच दोगे। ये क्यों कर रहे हो भाई? आप बेचना ही है तो बेच ही दो ना। और वैसे भी मैं समझता हूं नरेंद्र भाई को तो सीधे अडानी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, वही प्रधानमंत्री हैं, देश वही चला रहे हैं, बजट उन्हीं के लिए। अब आप बता दो, अगर बजट में कहीं की भी बजट में कोई भी किसी भी डिबेटर से मैं चैलेंज करता हूं, कोई बता दे कि मतलब आम आदमी के लिए कुछ था उसमें, अडानी अंबानी के अलावा जो भी जिन चीजों की बात की गई है सब अडानी अंबानी को ध्यान में रखकर किया गया है। रेल की बात की गई है, पोर्ट की बात की गई, एयरपोर्ट की बात की गई, रोड की बात की गई, फाइनली वो अडानी अंबानी को बिक रहा है। तो क्यों बात की जा रही है, उस पर क्यों खर्च किया जा रहा है? पहले से ही दे दो ना, अडानी अंबानी बनाएंगे, बेचेंगे। रोड क्यों बना रही है सरकार? रोड बनाने की क्या जरूरत है? ये प्रोजेक्ट, वो जोड़ प्रोजेक्ट, ये गतिशील प्रोजेक्ट, वो पता नहीं क्या क्या नाम दे करके ये कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो भाई? फाइनली जब अडानी को देना पहले ही दे दो ना, वही बनाएं, वही बेचें, वही खरीदें, वही टैक्स वसूलें, बाद में वही प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। और बनेगा वो तो होता ही है, मतलब जब उद्योगपति, जब पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति पूरी व्यवस्था पर हावी हो जाता है तो वही होता है जो वो चाहता है। जिस दिन चाहेगा अडानी अपना कुत्ता भेज करके प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बिठा सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा देश, ना आप ना हम, किसी में कोई दम नहीं है कि उसे रोक पाएगा। रोकेगा कैसे? चलिए आप बताइए, रोकेगा कैसे? अगर आप एजिटेशन करोगे, रोड रोकने की कोशिश करोगे, तो रोड उसका है, बोलेगा ना आप सरकारी रोड पे जाओ, हड़ताल करो, हमारे रोड पे नहीं करोगे, ये तो प्राइवेट है, क्योंकि वो खरीद लिया है। पोर्ट पे करोगे, नहीं करेगा। एयरपोर्ट से आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि उसका है, उसका फोन आ जाएगा, बोलेगा उसको, उस आदमी को कहीं जाने ही मत देना। आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव को एक जगह से कहीं जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, उनका हेलीकॉप्टर खड़ा रह गया। ये सब बाद में होगा, बाद में होगा, उसकी कल्पना छोड़ दीजिए अभी। अगर अभी उनके लिए पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उन पर पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं जिनको फाइनली अडानी अंबानी के हवाले करना है? मेरे कहने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब, मैंने कहा कि अब जो बजट है, बजट में क्या
तो बजट का जो पैसा, बजट का जो एलोकेशन है वो अडानी अंबानी के लिए है। कितना, यानी पूरा देश लूट करके उनके लिए किया जा रहा है खर्चा, और किसके लिए, यानी अडानी अंबानी के लिए। मैंने तीनों बात आप समझ सकते हो। बात फिर वही आ गई, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त, शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर डाला है, स्वास्थ्य का बंटाधार कर डाला है, न्याय। अब कुछ और जगह है जहां से आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है, जैसे आम आदमी को नौकरी दी जा सकती है। मैंने कहा कि रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चरल का जब ये अडानी के हाथ में होगा तो डेफिनेटली अडानी भाई आपको सरकारी नौकर की तरह नौकरी तो देंगे नहीं, 25-30 हजार तनख्वाह तो देंगे नहीं, या 50 हजार तनख्वाह तो देंगे नहीं। फिर आपको क्या देंगे? आपको देंगे 5 हजार, 10 हजार, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। आप लेबर मजदूरी करोगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी नौकरी सरकार के पास नहीं है और अडानी अंबानी आपको देंगे नहीं। देंगे तो 2000-5000 में अपना पेट चलाते रहो, जिंदा रहो, मरो मत, इतने का की जिम्मेदारी ले लेंगे आपकी। तो नौकरी तो गई है, समझ लो, आपको वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आती है कुछ और सेक्टर्स जो हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय व्यवस्था है, सेवा है। शिक्षा मतलब समझ रहे हो, स्वास्थ्य भी आपको समझ में आ गया होगा। न्याय व्यवस्था है, जैसे जज वगैरह हैं वो भी अब प्राइवेट में अपॉइंट किए जाएंगे। आप जानते हैं पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत है नहीं, अब बिना पढ़े लिखे जज वही कोई अडानी अंबानी के ऑफिसों से। अभी आपने पहले सुना होगा, मीडिया में भी ये बात आई थी कि अडानी अंबानी हाउस से अपॉइंट किए जाएंगे सचिव, जहां आईएएस वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, और किया भी गया शायद। तो अब उसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। तो रह गई मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सेवा, सर्विस और सुरक्षा, मिलिट्री वगैरह। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि ना तो शिक्षा में, ना तो स्वास्थ्य में, ना तो न्याय व्यवस्था में, ना तो सर्विस में, और ना ही सुरक्षा में, यानी मिलिट्री, नेवी, कहीं भी रोजगार जो खाली पद हैं उन्हें भरा नहीं जा रहा है, उन्हें बंद कर दिया गया। अब भर्ती नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी, बल्कि उसमें से छटनी होगी, तो रोजगार वहां से भी खत्म। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया बजट से भी, और ये पहले के नरेंद्र मोदी के निर्णयों से ये क्लियर है, एकदम क्लियर कट सामने है कि उनके लिए उनके पास रोजगार नहीं है। फिर भी वादा करना है, झूठ बोलना है तो बोल ही लेंगे। जैसे 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की है, वैसे इस बजट में भी इतने लाख नौकरी देंगे, इतने लाख सर्विस देंगे, इतने लाख इस सेक्टर में, इतने लाख उस सेक्टर में। अब सारा सेक्टर तुम क्या देगा भाई? तू तो बेच रहा है यार, अडानी अंबानी को दे रहा है। अभी एयरपोर्ट में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाके काम करेंगे तो वो उसमें सरकार का क्या और मोदी का क्या? वो तो हम ठेकेदारों के अंडर जाकर के 2-5 हजार, 10 हजार के में अपना जीवन बिताएंगे, खाएंगे और परिवार को चलाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो उसमें कौन सा आपके लिए क्या है उसमें, बताइए। उसी तरह से शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, इन सब में भी उनके लिए कोई नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। झूठ मतलब आज अगर सरकार ये कह रही है बजट में भी और बजट के भाषण में भी, या कल नरेंद्र मोदी जब लच्छेदार भाषण देंगे, या आज प्रोमो उसका जो प्रस्तुत किए उसमें अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपके लिए ये है, तो ये आपके दिमाग पर है कि आप उस बात को कितना समझ पाते हैं। आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए तो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं है। और एक बात समझो, चपरासी की नौकरी का झूठ मूठ अगर ये वांट निकाल देते हैं तो उसमें एमटेक, बीटेक, एमए, बीए लोग भरते हैं, और करोड़ों मतलब लाखों की संख्या में, और बड़े गर्व से कहते हैं इतने लोग इसमें भरे, मतलब इतनी बेरोजगारी है। लेकिन उसको बेरोजगारी नहीं मानते, उसे भी गर्व की बात मानते हैं कि हमारे टाइम में अगर चपरासी की नौकरी भी निकलती है तो उसमें भी करोड़ों लोग जो है मतलब अप्लाई करते हैं।
उससे भी अप्लाई करने पर भी अगर 500 रुपया भी फीस ले लिया तो कई सौ करोड़ का वारा न्यारा हो जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, करवाओ इसको। तो उसमें भी ठेकेदारी होती है। जैसे 500 रुपया आपसे लिया गया तो वो 100 रुपया सरकार को जाएगा, 400 रुपया उस कंपनी को, उस प्राइवेट सेक्टर को चला जाता है। और वो प्राइवेट सेक्टर जो संस्थाओं में ये एग्जामिनेशन करते हैं, भर्तियों का प्रोसेस करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको भी अडानी अंबानी की कंपनियां ही चलाती हैं या विदेशी कंपनियां चलाती हैं। ये बात आपको जानकारी है या नहीं है पता नहीं, मैं जानता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक स्टेनो की परीक्षा हो रही थी, तो उस स्टेनो की परीक्षा को लेने के लिए मद्रास की एक कंपनी, जो विदेशी कंपनी मद्रास में उसका ऑफिस था, उसको ठेका मिला था। किसी सब्जेक्ट में उसका संपर्क मुझसे हुआ, फिर वो कुछ, जिससे कि मुझे ये पता चला कि विदेशी कंपनियां आपके गांव में, मतलब आपके क्षेत्रों में, आपके तहसीलों में, आपके हाई कोर्ट्स में परीक्षाओं वगैरह कंडक्ट कराने के लिए भी वही काम कर रहे, विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, और उसमें भी उनको कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 500 रुपया अगर आपने भरा तो 100 रुपया सरकार को जाएगा, 400 रुपया उस प्राइवेट कंपनी को जाएगा। मेरे दोस्त, किसी दलाल गुजराती को 10 रुपया दे दो ना, तो 10 लाख का माल आप फ्री में खरीद सकते हो। मैं चोर गुजराती की बात कर रहा हूं, दलाल गुजराती की बात कर रहा हूं। मैं सारे गुजरातियों से माफी चाहता हूं, लेकिन यह सच है। 10 रुपया कमीशन देकर के पूरा देश खरीद सकते हो। और वही देखने को मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी कमीशन में मिलने के बाद पूरा देश बेचा जा रहा है। क्या देश इतना सस्ता है? देश की अस्मिता, देश की इज्जत, देश की मर्यादा। मैंने इतनी देर तक बकबक किया, इसमें से आप समझिए, आप खुद सोचिए कि क्या आप गर्व से कह सकते हैं कि मतलब आप, और आपसे यह कहा जा रहा है कि यह अमृत काल है। 25 साल बाद भारत कहीं और खड़ा होगा। 25 साल बाद मोदी को आप क्या करोगे? पकड़ने जाओगे? 25 साल तक तो पता नहीं, अमर नहीं तो नहीं होगा। अगर 25 साल तो कहने का मतलब 100 के ऊपर हो गया उम्र, तो कहने का मतलब 10-15 साल और जिएगा, 10-15 साल में निकल लेगा। तो 25 साल बाद इसको ढूंढने जाओगे कि बता भाई मोदी, तूने ये बात कही थी, ठीक नहीं हुई, ये तो झूठ बोला था। अरे यार, मोदी आज ही झूठ बोलता है, कल ही उससे नहीं पूछ सकते, कुछ भी बोल देता है। झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोल देगा, और बोल करके निकल भी जाता है, बोल के चला ही जाता है। अब उसको रेक्टिफाइड भी नहीं करता। मतलब वो ये नहीं कि उसको कभी कहे। जैसे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूरी जनता के सामने मीडिया में नहीं, मतलब अपने, वो हमेशा तो मन की ही बात करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि लड़की पटाओ, लड़की बचाओ, लड़की पटाओ। तो क्या कभी आपने इतने दिनों में लड़की पटाओ शब्द का खंडन करते नरेंद्र मोदी को सुना? नहीं ना। इसका अर्थ यह होता है कि मोदी जी ने हक दिया तो अब आप साफ करो। वो तो निकल लिए, हक करके आगे गए, और इतनी बदबू फैला दिया है, इतना ज्यादा उन्होंने गिरा दिया है, छी जगह, वो खुद भी बचकर निकलने में परेशान हो जाते हैं। अभी उनका भाषण सुनिए। आप जानते हैं पहले लच्छेदार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री अभी लच्छेदार भाषण क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन्हें याद भी तो होना चाहिए कि मैंने कब कौन सा झूठ बोला था, कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। कोई हमारे चैनल जो मतलब गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी के चैनल, वो भले ना दिखाएं, लेकिन एनडीटीवी जैसा या क्या बोलते हैं रवीश कुमार जैसा अगर कल बखिया उधारने लगेगा तो बोलेगा कि देखो ये बोला। जितना मोदी रायता फैलाता है दिन भर में, उस रायते का रायता फैला देता है
रविश अपने प्राइम टाइम में। तो इसके लिए वो अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर का बोल नहीं पाते। जानते हो, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है, लच्छेदार भाषण उनका खत्म हो गया है या सचमुच वो बोल नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि वो कोई भी झूठ बोलने वाला आदमी कितना याद रखेगा अपने झूठ को यार, कब तक याद रखेगा और कब तक वो बचेगा। मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी इतना छीछी गिरा चुके हैं जगह जगह जगह, यानी झूठ बोल चुके हैं कि उस झूठ से की गलियों से गुजरते समय नरेंद्र मोदी खुद भी डरते रहते हैं कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ये झूठ मुझे लपेट ना ले। तो मेरे दोस्त, अब आज जो बात मैंने आपके सामने एक विवरण सहित रखा कि बजट में आपके लिए कुछ नहीं है, बजट अडानी अंबानी के लिए ही बनाया गया है। अब अगर इसमें कोई साबित कर, कुछ बोलने से डरते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ चुप रहते हैं, कुछ अपना चैनल बचाना है, कुछ अब एक बात बताओ, अगर बजट अडानी अंबानी के लिए बनाया गया है तो अडानी अंबानी के जो चैनल हैं, उनसे चैनल, वो कैसे अडानी इस बजट का खिलाफत करेंगे? वो तो कुछ, वो तो बेचारे परेशान रहेंगे, कहीं से कोई एक शब्द मिल जाए अच्छा कर रहे हैं कहने के लिए, वो तो अच्छा ही दिखाएंगे। ढूंढते ढूंढते वो भी परेशान हो जाते हैं। वैसे मोदी जी के फेस को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो धर्म संकट आज चल रहा है, और सबसे बड़ा संकट अगर किसी पर आया है तो वो है गोदी मीडिया पर। मोदी जी के फेस पे कालिख ना लग जाए, इसको बचाने के लिए वो पूरी ताकत दिन भर लगा देते हैं कैसे उनको बचाया जाए। बचाने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि अडानी अंबानी के हैं। तो बजट जब अडानी अंबानी बनाते हैं, अडानी अंबानी का बजट है तो अडानी अंबानी के लिए होगा। अब अडानी अंबानी का बजट है, अडानी अंबानी ने बनाया है, तो उनके चैनल उसका विरोध कैसे करेंगे, उसकी बखिया कैसे उधेड़ेंगे, उसकी सच्चाई आपके सामने कैसे रखेंगे? दोस्त, मेरे जो समझ में आया मैंने रख दिया, मुझे जो समझ में आया वो तो मैंने रख दिया, और इस चैलेंज के साथ रख दिया कि किसी के बस में नहीं है कि इसे काट दे। तो फाइनली मैं एक बार और कहूंगा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, ना आम आदमी को नौकरी है, ना आम आदमी को रोजगार है, ना आम आदमी को शिक्षा है, ना आम आदमी को व्यवस्था है। वैसे भी बड़े लोगों का जो 100-150 लोगों के लिए अडानी अंबानी और चोरों के लिए जो बजट बन रहा है, उनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ लेते हैं। तो आपके लिए ना तो शिक्षा है, ना तो आपके लिए स्वास्थ्य है, ना हॉस्पिटल्स है। उनके बच्चे भी तो वो खुद भी चले जाते हैं विदेशों में इलाज करा के आ जाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ भी, आम आदमी के लिए इस बजट में जीरो है, जीरो। अब आम आदमी नरेंद्र मोदी का लायल बनने के लिए, कि हम अभी भी नरेंद्र मोदी के लायल बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे, नरेंद्र मोदी के पीछे तो उसे मंदिरों के सामने भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। बाकी तो अभी कब बेरोजगार हो जाए हमारे नरेंद्र भाई, खुद ही पता नहीं उनका, तो दूसरों को क्या रोजगार देंगे। खैर, देश कब समझेगा, देश कब सावधान होगा? अभी भी मैं लोगों को जब बोलते हुए सुनता हूं, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि अगर आज मोदी का साथ नहीं दोगे तो कल मुसलमान हो जाओगे। इन लोगों को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? मैंने कई बार इस विषय पर बोल चुका हूं, इसमें बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक विषय है जिसके बल पे नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा ले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी एक शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू की तरह हैं, इसीलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। चलिए मेरे दोस्तों, आप बड़े लंबे समय तक मेरा साथ दिया, मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे धैर्य से सुना। अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें कहता हूं
वो सही हैं तो लोगों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाइए। और एक चीज और समझिए, आज भी अभी भी जब मैं बोल रहा हूं, मेरे टाइमलाइन, मतलब यहां ये इस प्लेटफॉर्म पर जो मैं बोल रहा हूं, इस टाइमलाइन को भी स्लो किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा फेसबुक में, आप देखिए बार बार आपको एक मैसेज आता है कि आप देखिए ये गलत कर रहे हो, मैं आपका टाइमलाइन स्लो कर देंगे, रीच से हटा देंगे, सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं पहुंचेगा। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जैसे लोगों के साथ किया जाता है। मेरे दोस्त, हमारे साथ हमें सुनने के लिए आप जैसे लोगों के साथ हजारों लोग, 2000, 1500, 3000 लोग मतलब 10 मिनट में जुड़ जाते थे, लेकिन उनको अब जुड़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस लाइव को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। यह मैं समझता हूं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने नहीं देंगे। अब इसमें जबरदस्ती अगर आप इसे शेयर करते रहें और दूसरों के पेजों पर डालें, ग्रुप में शेयर करें, तभी ये लोगों तक जा सकता है। जो ऑटोमेटिक रीच होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इस पेज से इस पेज के फॉलोअर्स मान लीजिए अगर 2 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख के आसपास है, तो अगर कोई रीच 2.5 लाख लोगों तक पहुंचता है तो आप समझिए कि उसको कितने लोग एक साथ देख सकते हैं और कितने लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन उसे पहुंचना ही नहीं दिया जाता, उन्हें सीमित कर दिया जाता है 100-200 लोगों तक। मतलब बड़ा मुश्किल है इस षड्यंत्रकारी सरकार से लड़ना, और इसके षड्यंत्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। शमीम खान लिखते हैं, सर नमस्कार, हमारे बड़े कहते थे कि जो बड़ा बुजुर्ग कहते थे उनकी शुबत में रहो, उनकी हर बात पर ध्यान दो। सर मेरी नज़र में, मेरे दिल से वही आप हैं। धन्यवाद, आपने मुझे जो तगमा दिया मेरे भाई, सही बात है। अब मैं कह ही सकता हूं लोगों तक बात अपनी पहुंचाने की। मैंने कहा कि जब मेरा रीच जो है 2000, 2500, 1500, 2000, 2500, 3000 तक पहुंचा, तो इसको डेड स्लो कर दिया गया। इस समय हम डेड स्लो पे हैं, फेसबुक ने हमको डेड स्लो डाल रखा है। यानी अगर आप जबरदस्ती अपने टाइमलाइन पर लेकर इसे शेयर कर देंगे तो शेयर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। कितनी खतरनाक है ये सरकार, कितने खतरनाक हैं ये लोग, और क्या करेंगे देश का, ये तो भविष्य ही बताएगा। आने वाले दिन में ये पता चलेगा क्या कि देश का ये क्या करेंगे। अपने झूठ को फैलाने के लिए इनके पास 70 चैनल हैं, सब अडानी अंबानी के हैं। अडानी अंबानी उनकी बात ही झूठ, चाहे झूठ रहे चाहे सच रहे, उनकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जैसे लोगों को नहीं आगे आने देंगे, बात लोगों तक नहीं पहुंचाने देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग हमें धैर्यपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपनी तरह से कोशिश, जैसे मैं लड़ता हूं, मैं लड़ रहा हूं, तो जैसे मैं लड़ रहा हूं वैसे आप अपनी तरफ से लड़ाई लड़ते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, लोगों के ग्रुप में डालते रहिए, कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी रात 10 बजे।